दोस्तों मगरबी फ़लसफ़े के हवाले से तीसरे लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आपको याद होगा कि हमने गुफ्तगू का आगाज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया था। यानी अगर ईसवी कैलेंडर के लिहाज से देखा जाए तो सुक़रात हज़रत ईसा से 400 साल क़बल यानी 399 बीसी में पैदा हुए थे। और अगर आज 2021 चल रहा है तो इस लिहाज से इस बात को लगभग 2400 साल गुज़र गए हैं। और हमने ज़िक्र किया था कि उनकी पैदाइश से तकरीबन 400 से 800 साल पहले यूनान की क्या सियासी और समाजी फ़ज़ा थी और किस किस्म के फ़िलासफ़र्स उस ज़माने में थे। हमने देखा था थेल्स ऑफ मिलेटस और एनेक्ज़मेंडर, एनेक्ज़िमेंस, एम्फोडोसील, पाइथागोरस, ब्रैहमंडस, हेरेक्लिटस, डेमोक्रिटस, वो तमाम फ़िलासफ़र्स जिन्होंने कायनात और ज़िंदगी की जो इंटरप्रिटेशन थी, जो तवज्जुहात थी, वो सब मादी नुक़्ता नज़र से की थी। और फिर हमने उनको 4 बड़े पैरेलल उसमें ग्रुप्स में डिवाइड करके समझने की कोशिश की थी कि कुछ उनमें आयोनियन थे, जो आयोनियन फ़िलासफ़ी से ताल्लुक़ था, जिनका अर्लियर और लेटर आयोनियन फ़िलासफ़ी, या फिर पाइथागोरस की फ़िलासफ़ी थी, या फिर इलियाटिक फ़िलासफ़ी थी और एटॉमिस्ट थे। यानी ये तमाम फ़िलासफ़र्स उस पूरे पैरेलल उसमें हमने डिवाइड कर लिए थे। और फिर हमने साथ ही हमने सोफ़िस्टिक फ़िलासफ़ी की बात भी की थी और उसमें हमने गॉर्जियस की बात की थी कि गॉर्जियस ने नथिंग एक्सिस्ट का फ़लसफ़ा दिया था, यानी निहिलिस्टिक स्केप्टिसिज़्म की बात की थी। और बिल्कुल ऐसे ही हमने फिर प्रोटोगोरास की बात कर ली थी। प्रोटोगोरास ने हमें बताया था कि मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल और एवरीथिंग, यानी उसने रिलेटिविज़्म की बात की थी। तो इस तरह से हमें समझ में आ गया था कि ये जो फ़िलासफ़र्स 400 साल 800 साल पहले जो आए थे हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले या सुक़रात से पहले, वो लोग जो थे उन्होंने एक ऐसा स्टेज सेट कर दिया था, एक ऐसा स्टेज क्रिएट कर दिया था, जो बड़ा मतलब चैलेंजिंग था सोक्रेटिक एरा के फ़िलासफ़र्स के लिए, यानी प्लेटो के लिए और अरिस्टोटल के लिए। उन पर बड़ी एक बहस की गुंजाइश थी। तो अब हम ऐसा करते हैं कि सोक्रेटिक दौर में आ जाते हैं। आज के लेक्चर में हम देख लेते हैं कि प्लेटो की फ़िलासफ़ी क्या थी। ज़ाहिर-सी बात है कि इस लेक्चर में हम देख लेंगे कि सुक़रात का भी ज़िक्र आ जाएगा और ख़ुसूसन एक बात और भी कि प्लेटो की जो फ़िक्र थी वो पार्शियल लॉजिकल थी और पार्शियल मेटाफ़िज़िकल थी। यानी ये कह सकते हैं कि जो मेटाफ़िज़िकल इसका एरिया था वो इतना वसी था कि उसने ईसाइयत पर बहुत ही गहरे असरात मुरत्तब किए थे। बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बल्कि बर्ट्रैंड रसल ने ये बात कही थी कि 1300 साल तक, अगले 1300 साल तक क्रिश्चियनिटी को एक वाइटैलिटी, एक लाइफ़ दे दी थी। और यही वजह है कि वो जो एक न्यू प्लेटनिज़्म का कॉन्सेप्ट आया था, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की के बाद के 200 साल के बाद एक फ़िलासफ़र थे, मिस्टिक फ़िलासफ़र थे प्लूटोनियस। वो उन्होंने क्या किया कि प्लेटो की फ़िलासफ़ी को क्रिश्चियनाइज़ कर दिया था। यानी हम कहते हैं ना मशरफ़ ब इस्लाम कर देना, तो उन्होंने मशरफ़ ब ईसाई कर दिया था। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि प्लेटो की फ़िलासफ़ी में मेटाफ़िज़िकल रूम बहुत ज़्यादा था, यानी ईसाइयत के लिए जगह बन गई थी, इसी वजह से। अच्छा, फिर एक और बात भी हुई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 200-300 साल के बाद रोमन एम्पायर का ऑफ़िशियल मज़हब जो है वो ईसाइयत हो गया था और ईसाइयत की तवज्जुहात और उस पर काम होना शुरू हो गया था। इस तरह से जो प्लेटो की फ़िलासफ़ी थी, जिसमें उन्होंने वो तमाम सवाल जो उनसे पहले डेवलप हुए थे सोफ़िस्टिक फ़िलासफ़ी के थ्रू, उसमें उसके इम्कानात उन्होंने कायनात के जो भी सवाल थे या ज़िंदगी के जो भी सवाल थे या जो भी एथिकल सवालात थे, उसके तमाम जवाब उन्होंने आसमानों में ढूँढने की कोशिश की। तो वो जो हम अक्सर बात करते हैं कि साहब प्लेटो की फ़िक्र हमें आसमानों की तरफ लेके चली जाती है, जबकि उन्हीं के शागिर्द अरिस्टोटल जो है उस फ़िक्र को लेकर ज़मीन पर ले आते हैं। उनसे उनके मतलब सारी तो फ़िलासफ़ी नहीं मगर बड़ी हद तक उन्होंने हमें उन पर एक बहस मिलती है प्लेटो की फ़िलासफ़ी के मुकाबले पर। तो अब हम देख लेते हैं कि प्लेटो जो थे वो कब पैदा हुए थे। प्लेटो जो थे वो 427 बिफोर द टाइम ऑफ क्राइस्ट पैदा हुए थे। यानी 427 का मतलब ये है कि ये सुक़रात से 427 का मतलब कि हाँ, लगभग 28 साल छोटे थे। इस लिहाज से अच्छा एथेंस से थे और एथेंस की एक बहुत ही नोबल फैमिली से इनका ताल्लुक था। ये देख लेते हैं कि कौन-सी फ़िलासफ़ीज़ थी जिन्होंने उन पर असर किया, जिन्होंने उनको इन्फ्लुएंस किया, जिसकी वजह से प्लेटो की फ़िलासफ़ी हमें डेवलप होती हुई नज़र आती है। ऑफ़ कोर्स कुछ ना कुछ तो असरात होते ही हैं।
तो उनकी इब्तदाई तालीम में जिन लोगों ने अहम किरदार अदा किया, उनमें क्रेटाइलस का नाम हमें मिलता है। अच्छा, क्रेटाइलस कौन थे? क्रेटाइलस जो थे ना, वो हेरेक्लिटस के शागिर्द थे। और हेरेक्लिटस कौन थे? वो आपको पता ही है। हेरेक्लिटस वो थे जिन्होंने द वर्ल्ड इन द फ्लक्स का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी नथिंग परमानेंट इन द सेंस ऑफ, इन द सेंसिबल वर्ल्ड, यानी जो दुनिया हम जो सेंसेस के लिहाज से देख रहे हैं, उसमें कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है, परमानेंट नहीं है। उन्होंने एक जुमला कहा था जो आपको याद ही होगा कि वन कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। क्यों? इसलिए कि आदमी भी बदल जाता है और दरिया भी बदल जाता है, यानी पानी भी बदल जाता है, यानी ऑब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है, दोनों सेंसेस के लिहाज से चल रहे हैं। तो ये हेरेक्लिटस के शागिर्द थे क्रेटलिटस, जो उनके उस्ताद थे प्लूटो के। बिल्कुल ऐसे ही प्रेमेंडस, प्रेमेंडस का नाम हमें नजर आता है जब कभी भी हम प्लूटो की बात करते हैं कि प्रेमेंडस से बड़े इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। प्रेमेंडस कौन थे? प्रेमेंडस वो थे जिन्होंने हेरेक्लिटस को चैलेंज किया था। ये भी प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर थे। इन्होंने चैलेंज किया था, उन्होंने कहा था कि बीइंग कभी भी ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो नॉन बीइंग से पैदा ना हो, यानी बीइंग के लिए जरूरी है कि वो बीइंग से ही पैदा हो, लाइफ लाइफ से, नॉन बीइंग से नहीं पैदा होगी। यानी वो उनका बिलीव रियलिटी के ऊपर था। हमारे जो प्रेमेंडस थे, ये बड़े इन्फ्लुएंस्ड हुए, इनके तस्वुरात ने बड़ा असर किया प्लूटो के ऊपर। यूक्लाइड, यूक्लाइड का नाम मिलता है। यूक्लाइड कौन थे? यूक्लाइड जो थे बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, और ये सुकरात के शागिर्द थे। और सुकरात की जब डेथ हुई थी तो उनके डेथ बेड पर उनके साथ थे। यूक्लाइड मतलब उनका एक पूरी पूरी फिलॉसफी है, उनसे ये बड़े इन्फ्लुएंस्ड हुए मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स के हवाले से बात आई तो पिथागोरस को हम नहीं भूलना चाहिए, फिसागोरस जिसको हम उर्दू में कहते हैं। पिथागोरस ने बहुत इन्फ्लुएंस किया था प्लूटो को, क्योंकि पिथागोरस भी मैथमेटिकल थ्योरम से मुताल्लिक थे, मिस्ट्रिज्म से मुताल्लिक थे। उन्होंने एक नया रिलीजन भी क्रिएट किया था। इतने इन्फ्लुएंस थे कि प्लूटो ने जो एकेडमी बनाई थी उसके ऊपर लिख कर लगा दिया था कि पीपल, जो जो लोग मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं, दे शुड नॉट एंटर इनटू द एकेडमी। उनको एकेडमी में एंटर होने की परमिशन नहीं है। वजह क्या थी? वजह यूं ही नहीं थी कि उनको मैथमेटिक्स से प्यार था। वजह ये थी कि मैथमेटिक्स के लिए ज़रूरी होता है कि मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट अंदाज में सोचा जाता है। मैथमेटिक्स को आप कंक्रीट लेवल पे नहीं, आप उसको एब्स्ट्रैक्ट अंदाज में सोचते हैं, और फिलॉसफी भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बगैर मुमकिन नहीं है। तो इसलिए वो समझते हैं कि मैथमेटिक्स जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स को डेवलप करता है। तो इसीलिए वो कहते थे कि साहब मैथमेटिक्स का ना ज़रूरी है अगर तुम फिलॉसफी में जा रहे हो तो। अच्छा, और उसके बाद सबसे बड़े जो उनके उस्ताद थे, जिनकी वजह से वो एक बिल्ट हुए, वो सुकरात खुद थे। सुकरात जो थे वो मेथड ऑफ डायलेक्टिक के माहिर थे, और उन्होंने उनसे ये डायलेक्टिकल मेथड सीखा। उन्होंने जो खुसूसन इथिकल प्रॉब्लम्स जो है, यानी इथिक्स जो हमको प्लेटो की फिलॉसफी में मिलती है, वो उस पर जो डायलॉग, वो जो डिस्कशन है, वो सुकरात से आता हुआ नजर आता है। यानी सुकरात जो थे, उन्होंने जिसको कहते हैं ना टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिए। टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है इथिक्स की, जो सुकरात ने दी है वो क्या है? उसका मतलब यह है कि कि कोई भी इथिकल वैल्यू जो है, उसका पर्पस देखा जाए, उसका एंड गोल देखा जाए सोसाइटी में, उसका फंक्शन क्या है देखा जाए, रेदर देन कि उसका कॉज क्या है, बल्कि हम उसकी एक्सप्लेनेशन उसकी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करें। अच्छा, अब चूंकि सुकरात की बात आ ही गई है प्लेटो के हवाले से, तो थोड़ी सी देख लेते हैं बात सुकरात की, कि सुकरात सुकरात क्यों है। सुकरात ने असल में, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि सुकरात ने फ़लसफ़े को आला लेवल से उठाकर मार्केट प्लेस में ले आए। सुकरात का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि वो आम लोगों तक पहुंच गए, क्योंकि उस दौर में एथेंस में सुकरात किसी भी सोशल इवेंट में नज़र आते थे। वो बाज़ारों में, या फिर मुख्तलिफ लोगों के इज्तिमा में, या कोई भी सोशल गैदरिंग हो रही है उसमें, शादी ब्याह, कहीं पर भी सुकरात मौजूद होते थे, और वो ज़िंदगी के जो भी आम या ख़ास मसाइल होते थे उन पर डायलॉग करते थे। अच्छा, डायलॉग करने का अंदाज उनका वो डायलेक्टिक का था, यानी वो ऐसा शो करते थे जैसे कि उन्हें उन्हें पता नहीं है चीज़ के बारे में, और फिर वो गुफ्तगू शुरू करते थे। अब वो गुफ्तगू शुरू करेंगे और बात शुरू करेंगे जैसे किसी भी एक बात से। फॉर एग्जाम्पल, वो पूछ लेंगे सच क्या है, व्हाट इज ट्रुथ, या पूछ लेंगे व्हाट इज गुडनेस, अच्छाई क्या है, नेकी क्या है, या फिर पूछ लेंगे व्हाट इज इंक्वायरी और नॉलेज है, नॉलेज क्या चीज़ है। फिर वो इस तरह से सवाल पूछ लेंगे, और फिर वो सामने जो उनके अपोनेंट होगा वो उसका जवाब देगा। अब वो जवाब देगा तो फिर ये
उसके बाद अगला सवाल करेंगे। फिर इस तरह से सवाल बढ़ती चली जाएगी बात। यानी नॉलेज या एथिक्स या अच्छाई या नॉलेज या जिसे हम कहते हैं ना कि सच क्या है, इनको इंटरकनेक्ट करते चले जाएंगे और फिर इथिक्स से लॉजिक पे चले जाएंगे, लॉजिक से एस्थेटिक्स पे चले जाएंगे, यानी बात बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ उसकी। उनके एक शागिर्द थे, थेटियस नाम था उनका। उन्होंने उनसे उनकी गुफ्तगू शुरू हुई। उन्होंने कहा सुकरात ने कि अच्छा बताओ नॉलेज क्या है। थेटिस ने कहा कि भाई नॉलेज जो है वो रियाजी है, ज्योमेट्री है, मजहब है, फल्कियात है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ तुमसे, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ये, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज नॉलेज, एग्जैक्टली व्हाट इज नॉलेज, उसकी डेफिनेशन बताओ मुझे। तो अब बात बढ़ती चली गई। अब ये गुफ्तगू बड़ी तवील गुफ्तगू है, यानी अगर आप इस गुफ्तगू को पढ़ेंगे, थेटिस और सुकरात की जो मुकालमा है जो प्लेटो ने लिखा है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि तवील गुफ्तगू है, 4 स्टेजेस तक गई है। और ये डिस्कशन अल्टीमेटली एक पॉइंट पर आ गई कि साहब नॉलेज है क्या बेसिकली। इज दिस द परसेप्शन, यानी जो हम अपने सेंस ऑर्गन से परसीव कर रहे हैं। इज दिस द बिलीफ, ट्रू बिलीफ, क्या ये ट्रू बिलीव है, या फिर ये कि ट्रू बिलीव विद एन अकाउंट है। तो ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें आ गई। यानी नंबर 2 और नंबर 3 तो कमोबेश एक जैसी लगते हैं कि ट्रू बिलीव है या विद एन अकाउंट यानी सप्लीमेंटेड है, ये 2 कमोबेश एक ही है। लेकिन आखिर में सुकरात इन तीनों चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है, कहता है ना नॉलेज ट्रू बिलीव है, ना नॉलेज ट्रू बिलीव विद अकाउंट है, ना ही नॉलेज परसेप्शन है। फिर हेराक्लिटस सामने आ जाता है, फिर प्रोटोग्रास सामने आ जाता है, यानी वो जो प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स हैं उनकी डिस्कशन सामने, यानी सवाल से जवाब, जवाब से सवाल, सवाल से जवाब, गुफ्तगू फैलती चली जाती है। और बिलाखिर उसका अपोनेंट इस नुक्ते पे आ जाता है कि सुकरात को उससे ज़्यादा पता है और सुकरात बताना चाह रहा है कि तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं है, तुम्हारे पास कन्फ्यूजन है। अच्छा वजह क्या है? वजह इसकी ये नहीं है दोस्तों कि वो कोई सुकरात जो है वो इम्प्रेस करने के लिए लोगों को तंग करने के लिए कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। असल में बात दरअसल ये है कि सुकरात ये बात इसलिए कर रहा है क्योंकि सुकरात का ख्याल एक है, वो कह रहा है कि डायलेक्टिक थिंकिंग के ज़रिए से हम एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हमें वेग कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सच्चाई की बात कर रहे हैं, अगर आप ट्रुथ की बात कर रहे हैं, तो ट्रुथ डिमांड फॉर एन एब्सोल्यूट क्लैरिटी, फॉर एन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, फॉर एन एब्सोल्यूट यूनिवर्सिटी। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई गुंजाइश कंफ्यूजन की नहीं चलेगी भाई, बिल्कुल क्लियरली डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ डायलेक्टिक वे से हो सकता है कि आप उसको एक्सप्लोर करते जाएं, सॉर्ट इट आउट करते जाएं, सवाल से सवाल, सवाल से जवाब, जवाब से सवाल, रीजन और रैशनल, रीजन और रैशनल, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, बियॉन्ड द डाउट, बियॉन्ड एनी कंफ्यूजन। तो क्यों ऐसा करता था सुकरात? उसकी वजह ये थी कि सुकरात का ख्याल था कि डायलेक्टिक अंदाज जो है फिक्र का, वो इंसानों को सही रास्ते पर ले जाने का रास्ता, सही रास्ते पर ले जाने का तरीक़ाकार है, क्योंकि ये सही रास्ता सोच का देता है। यानी इट हेल्प मैन टू थिंक राइट, सो दे लिव अ राइट लाइफ। तो एक राइट लाइफ देखने की, जिंदगी गुजारने के लिए राइट अंदाज में सोचना जरूरी है। ये सुकरात का अंदाज था। और नतीजा क्या हुआ उसका? नतीजा वही हुआ जो हुआ करता है ऐसे मामलात में, कि जब आप डायलेक्टिक गुफ्तगू करेंगे, जब आप इस तरह से चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और तमाम रिवायती अंदाज को, चाहे वो मज़हब हो, चाहे वो सियासत हो, या समाज के कोई भी मसाइल हो, तो उसके बाद उसकी सज़ा तो मिलेगी। तो उसकी पाराश में जब आप रिवायती बातों को तोड़ते चले जाएंगे तो आप पर इल्ज़ाम लगेगा कि आपने नौजवानों को बिगाड़ना चाहा, और नतीजा ये हुआ कि वो उन्हें जहर का प्याला पीना पड़ा उसकी पाराश में। तो ये बात सुकरात के दरमियान में आ गई। हम प्लेटो की गुफ्तगू कर रहे थे कि प्लेटो के ऊपर किन किन फिलोसफीज ने इन्फ्लुएंस्ड किया, और हमें अंदाजा हुआ कि ये सब लोग थे और ये सब फिलोसफीज थी जिन्होंने प्लेटो की बिल्ड करने में, उसकी फिक्र की बिल्ड करने में एक अहम रोल प्ले किया। अब हम आ जाते हैं खुद प्लेटो की थ्योरी के ऊपर, खुसूसन थ्योरी जो उसकी थी फॉर्म और आइडिया की थ्योरी। फॉर्म और आइडिया की थ्योरी को हमको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये उसका बेसिक वो है कि इसके ज़रिए से उसने जो पूरा यूनिवर्स है उसको समझने की कोशिश की। यानी फॉर्म और आइडिया को कायनात की हर एक शय पर इम्प्लीमेंट किया, और उसने बताने की कोशिश की कि फॉर्म और आइडिया असल में अपीयरेंस और रियलिटी से कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसको उसने फिलोसफिकली इम्प्लीमेंट किया। उसने बताया कि जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव रियलिटी है, यानी आइडिया जो है, फॉर्म और आइडिया के अंदर आइडिया जो है वो एक एब्सोल्यूट रियलिटी है, जबकि जो फॉर्म है, जो अपीयरेंस है, वो रिलेटिव रियलिटी है। अपीयरेंस जो है वो एक रिलेटिव रियलिटी है।
वो एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है। और फिर उसके बाद वो बात को आगे लेके गया प्लेटो, और वो उसने बात की गुड के ऊपर कि व्हाट इज गुड, अच्छाई क्या है, जस्ट इंसाफ क्या है, जस्टिस क्या है, सच्चाई क्या है, उस पर उसने बात की। फिर इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके गया और आइडिया और फॉर्म के अंदर मिलाया उसने, और एक हायरार्किकल, जिसमें हायरार्किकल अरेंजमेंट डेवलप करी आइडियल वर्ल्ड की, हायरार्किकल अरेंजमेंट आइडियल वर्ल्ड की डेवलप की, और इनको आपस में कनेक्ट किया, फॉर्म और आइडिया को थ्रू दैट वे उसने मालूम करने की कोशिश की किस तरह से एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड है आइडिया की, और किस तरह से वो कनेक्ट हो जाती है मोरालिटी से। और उसके बाद उसने सवाल पैदा किया नॉलेज का। उसने कहा कि नॉलेज क्या है, इन दोनों मामलात में, यानी आइडिया के अंदर भी और फॉर्म के अंदर भी, असल नॉलेज किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों की। और फिर उसने इसको समझाया प्लेटो ने एनोलॉजी ऑफ विजन के ज़रिए से, या उसने वो पैराबल ऑफ केव जो था ना, वो जो गार की एक वो दिया मिसाल, और उसके ज़रिए से उसने पूरी फिलोसफी को एक्सप्लेन किया। तो हम इन सब चीज़ों को आसान लफ्ज़ों में डिस्कस करते चले जाएंगे कि प्लेटो कहना क्या चाह रहा है। देखिए, प्लेटो की फॉर्म और आइडिया की जो थ्योरी है, उसमें बेसिक बात क्या है, उसमें बात यह है कि आइडिया जो है वो असल में प्लेटो के नज़दीक आइडिया क्या है, आइडिया एक ख्याल है, लेकिन आइडिया फिजिकल फॉर्म में ऑफ कोर्स नहीं है। और आइडिया, अब आइडिया पर सुनते चले जाएं, फिर हम फॉर्म पे चले जाएंगे। आइडिया आइडिया ख्याल है, आइडिया जो है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। आइडिया एक्चुअली इज द इंटेलिजेंस। आइडिया कहाँ पाया जाता है, ये आइडिया आता कहाँ से है, ये असल में खुद एक हेवन है इंटेलिजेंस की, जहाँ से आता है। इट लेटेंट इन द माइंड, वो कहता है प्लेटो। वो कहता है ये असल में माइंड का एसेंस है आइडिया। आइडिया जो है वो जो इटसेल्फ आइडिया में ही रहता है, इट्स अ होम ऑफ आइडिया। और ये इट एग्जिस्ट बाय इट्स ओन वर्च्यू, इट डज नॉट कम और अराइज फ्रॉम द सेंस ऑफ एक्सपीरियंस। ये आइडिया जो है वो हमारे, प्लेटो का ख्याल था कि हमारे जो जो सेंस है एक्सपीरियंस का, जो हमारा सेंस है जो डेवलप होता है परसेप्शन का, उससे आइडिया डेवलप नहीं होता। आइडिया है वो सेपरेट है, आपके 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 फॉर्म से सेपरेट है, आपके अपीयरेंस से सेपरेट है। आइडिया स्टे समवेयर इन द हेवन ऑफ इंटेलिजेंस। आइडिया नेवर डाई। आइडिया, वो कहता है कि आइडिया जो है वो असल में जो ख्याल है, जिसको आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आइडिया जो है ये इटर्नल है, ये टाइमलेस है। अब उसके बाद ये आइडिया की बात की उसने। अब फॉर्म की बात करें, हैप्पीनेस की। हैप्पीनेस कहता है हैप्पीनेस और फॉर्म इज नॉट रियल। प्लेटो कहता है फॉर्म इज नॉट रियल, फॉर्म इज जस्ट अपीयरेंस, इट इज एन ऑब्जेक्ट है, इट इज एक्चुअली अ शैडो। फॉर्म जो है एक शैडो है, एक इमेज है। एक एक आइडिया इमेज नहीं है, आइडिया रियलिटी है, आइडिया रियलिटी है। और फॉर्म जो है वो एक अपीयरेंस है, उसकी अपीयरेंस है या अलग है, उसको हम कर लेंगे। तो प्लेटो जो है वो आइडिया को यूनिवर्सल तक लेके जा रहा है और फॉर्म को पर्टिकुलर तक लेके आ रहा है। देखो, पर्टिकुलर और यूनिवर्सल में फर्क है। यूनिवर्सल इज द आइडिया वाइल पर्टिकुलर इज द फॉर्म। तो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से हमें चीज समझ में आ रही है। किस तरह समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल देखें, कोई चीज है, पेन है, ब्लैक भी है, ये भी है। पेन कमोबेश सब पेन एक जैसा काम करते हैं। किसी से आप ब्लैक लिख सकते हैं, किसी से आप ब्लू लिख सकते हैं, रेड लिख सकते हैं। इनकी तमाम चीज़ें एक जैसी हैं, मगर दे आर जस्ट ऑब्जेक्ट। पेन है या कैट है, बिल्ली है, या फिर पेंसिल है, या डॉग है, या ह्यूमन है, या एप्पल है, या कार है। दीज आर ऑल व्हाट, ये सब के सब फॉर्म्स हैं, ये सब अपीयरेंसेस हैं। प्लेटो कहता है ये अपीयरेंस हैं, लेकिन इनकी रियलिटी क्या है, इनका आइडिया क्या है? आइडिया जो है ना, वो पेन नहीं है, वो पेन का कॉन्सेप्ट है। यानी ये पेन, ये जो एनिमल्स हैं, कैट है, कैट हर जगह मौजूद है, ब्लैक भी है, ब्राउन भी है, यानी कैट की मुख्तलिफ शक्लें, बड़ी है, छोटी है। मगर जो जो आइडिया है वो क्या है? वो कैटनेस है, वो ख्याल है? वो यूनिवर्सल है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो डिग्रेड नहीं हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, वो उसकी डेथ नहीं हो रही है। या कंप्यूटर है, कंप्यूटर इज अ फॉर्म, मगर कंप्यूटरनेस क्या है? वो ख्याल कंप्यूटर का क्या है? वो कंप्यूटर की जो थीम है, वो एसेंस है, वो क्या है? या ह्यूमन है, ह्यूमन इज अ फॉर्म, इज अ अपीयरेंस। बट ह्यूमनेस क्या चीज़ है? जो यूनिवर्सल है, जो तमाम इंसानों में पाई जाती है, चाहे वो कहीं का भी इंसान हो, चाहे वो मशरक़ का हो, मगरिब का हो, गोरा हो, काला हो, लेकिन उनमें एक चीज़ कॉमन है, वो है ह्यूमननेस। ह्यूमननेस इज द आइडिया, वाइल द ह्यूमन इज अ फॉर्म, इज द अपीयरेंस। तो
जो ह्यूमननेस है वो प्लूटो कह रहा है वो रियल है, वो नेवर चेंज होती है, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है। वो कहता है ऑब्जेक्ट कलर में, साइज में, शेप में ग्रेजुअली उसकी डेथ हो जाती है, ग्रेजुअली वो एजेड हो जाता है, ग्रेजुअली वो डीके हो जाता है, ग्रेजुअली वो दे आर नॉट परमानेंट। हैप्पीनेस इज नॉट परमानेंट, हैप्पीनेस इज कंटिन्यूअसली इन फ्लक्स, चेंज हो रही है। जैसे कि हेरेक्लेस ने कहा था, चेंजेबल शेप है, एटर्नल नहीं है। ये टाइम और स्पेस में फंसी हुई चीज है, क्योंकि दे आर विद इन द टाइम एंड स्पेस, वाइल आइडिया इज आउट ऑफ टाइम एंड स्पेस, क्योंकि वो इटर्नल है। तो इस तरह से उसने बिल्कुल ऐसे और भी अगले स्टेप पे गया, वो उसने कहा कि ब्यूटी है, प्लेटो ब्यूटी पे बहुत बात करता था। उसने कहा ब्यूटी है, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल कार है, ब्यूटीफुल वुमेन है, हम कहते हैं ब्यूटीफुल माउंटेन है, ये सब सब्जेक्टिव है, ये सब रिलेटिव है। क्यों? क्योंकि एक खूबसूरत शय के अंदर जो चीज इटर्नल है वो खूबसूरती है, वो शय इटर्नल नहीं है। क्योंकि आज जो फूल खूबसूरत है वो कल मुरझा जाएगा, बदसूरत हो जाएगा। आज जो एक शख्स या एक औरत खूबसूरत है, नौजवान है, वो कल बूढ़ी हो जाएगी। या एक चीज जो मुझे खूबसूरत नजर आ रही है वो जरूरी नहीं कि आपको खूबसूरत नजर आएगी। तो लफ्ज खूबसूरती या ब्यूटीनेस जो है वो तो इटर्नल है, मगर जो सब्जेक्ट है, जो जो उसकी अपीयरेंस है, जो जो फॉर्म है, वो रिलेटिव है, वो इटर्नल नहीं है, वो स्पेस और टाइम में कनेक्टेड है। तो उसका कहने का मतलब यह है कि ऐसी और आगे भी अगर हम जाएं तो कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जाम्पल बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका ताल्लुक सेंसेस से है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका ताल्लुक सेंसेस से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लाइक एंड अनलाइक, ऑनरेबल और डिसऑनरेबल, या फिर गुडनेस और बैडनेस, या फिर ऐसी कई चीजें जिनका सेंस जो है वो माइंड से परसीव होता जरूर है, मगर वो माइंड की जो फैकल्टीज हैं, जो सेंसेस हैं, उनसे आप परसीव नहीं करते, दैट इज डिफरेंट। तो उसका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि किस तरह से एक सिंगल ऑब्जेक्ट से लेकर यूनिवर्स तक अपनी दो मुख्तलिफ अपीयरेंसेस रखता है, यानी अपनी दो मुख्तलिफ शक्लें रखता है, एक अपीयरेंस रखता है और एक फॉर्म रखता है। तो ये जो डिस्टिंक्शन है ये प्लेटो ने बयान की अपने फॉर्म एंड आइडिया की थ्योरी के अंदर, कि फॉर्म वो है जो हम अपने सेंसेस से लेते हैं, जो हम अपने अपने सेंसेस से परसीव करते हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी सेंस है, ऑप्टिक सेंस है, या फिर ऑडिटरी सेंस है, या टैक्टाइल सेंस है, जो भी हमारे सेंसेस हैं जिनसे हम दुनिया के साथ कांटेक्ट में आए, टच सेंस है, ये सेंसेस से आ रही हैं चीज़ें, ये फॉर्म को क्रिएट करती हैं, ये अपीयरेंसेस का ताल्लुक है, ये चीज़ वो है। जबकि जो दूसरी है आइडिया है, वो उसके अंदर, वो उससे सेपरेट है, वो एक यूनिवर्सल चीज़ है, उसका ताल्लुक अपीयरेंस से नहीं। तो यूं उन्होंने डिस्टिंक्शन डेवलप की। फिर उन्होंने अगले स्टेप पे गए, प्लेटो ने बताया कि सब नॉलेज क्या चीज़ है। तो अब नॉलेज या इंक्वायरीज कहते हैं, प्लेटो के नज़दीक नॉलेज जो है वो नहीं है जो परसेप्शन से आ रही है, वो नहीं है जो पेरिशेबल वर्ल्ड से आ रही है, वो नहीं है जो कंटिन्यूसली चेंजिंग वर्ल्ड से आ रही है, वो नहीं है। वो कहते हैं कि नॉलेज वो है जो इटर्नल है, यानी नॉलेज अगेन वो है जो आइडिया की है। फॉर्म की नॉलेज नॉलेज नहीं है। नॉलेज जो है वो नहीं है जो सेंसेस से आए। वो कहते हैं नॉलेज वो है, क्योंकि सेंसेस से आने वाली नॉलेज को वो कहते हैं कि दिस इज जस्ट अ मेरे कॉपीज, ये जस्ट जस्ट ओपिनियन है जो आप सेंसेस से डेवलप करते हैं नॉलेज का। जो आइडियाज की नॉलेज है, जो 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 इम्पेरिशेबल है, वो है असल नॉलेज। वो है नॉलेज जो जो सेंसेस के बजाय रैशनल से आ रही हो, रीजनिंग से आ रही हो। प्लूटो ये फील करते हैं कि नॉलेज जो है जब ही आती है जब आपके रीजंस जो हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड हो, यानी वो इंटेलिजेंस से जब ही आती है। इंटेलिजेंस कभी जब ही आपको एक राइट नॉलेज ऑफर करती है जब वो रीजनेबली ट्रेंड हो। प्लूटो इस सिलसिले में सारा क्रेडिट फिर डायलेक्टिक मेथड को देते हैं जो सुकरात के हैं। वो कहते हैं कि सुकरात ने जो बेसिक डायलेक्टिक मेथड दिया था वो वहाँ पर आपको मिल जाता है सिलसिला कि किस तरह से आप सच्चाई को एक्सप्लोर करेंगे। प्लूटो ने उस पूरे डायलेक्टिक मेथड को फिर डेवलप किया, उसकी एक फाउंडेशन क्रिएट की, उसने उसको एक हायर लेवल तक लेके चला गया वो, और एक बाज़ाब्ता रिलेशनशिप डेवलप की उसने। प्लूटो ने जो उसने सीखा सुकरात से उसको उसने को इम्प्लाई की, उसकी एम्प्लॉय करके उसे एक पूरा रिलेशन डेवलप किया मेटाफिजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल वर्ल्ड के दरमियान।
फिर उसके बाद अगले स्टेप पे गया प्लूटो, यानी नॉलेज के बाद उसने कहा गुडनेस क्या चीज़ है, गुडनेस को डेवलप किया, आइडिया ऑफ गुडनेस को। आइडिया ऑफ गुडनेस के लिए प्लूटो ने जैसे मैंने कहा था हायरार्किकल जो हायरार्किकल अरेंजमेंट जो है ना, हायरार्किकल अरेंजमेंट डेवलप करी इन द वर्ल्ड ऑफ आइडिया। उसने कहा कि आइडियल वर्ल्ड के अंदर जो सी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक गुडनेस का हायरार्किकल अरेंजमेंट मौजूद है। सेंस का जो वर्ल्ड है, जो सेंसिबल वर्ल्ड है, जिसको हम अपीयरेंस कह रहे हैं, जो फॉर्म कह रहे हैं, उसके मुकाबले में, क्योंकि सेंसिबल वर्ल्ड के अंदर आपको एक इम्परफेक्ट अपीयरेंस नजर आती है, फ्रॉम इम्परफेक्ट चलें अप टू सर्टेन लेवल ऑफ परफेक्ट हम ये कह लें। मगर जो आइडिया का वर्ल्ड है, जो आइडियल वर्ल्ड है, जो आइडिया की वर्ल्ड है, उसमें हमें अप टू द परफेक्ट लेवल तक आप आइडिया को समझ सकते हैं। तो ये जो आइडिया की जो गोल है वो सुप्रीम ऑफ गुडनेस तक चली जाती है। आइडिया की जो गोल है, आइडिया के अंदर जो गुड का जो कॉन्सेप्ट है, जो हायरार्की मिलती है हमें, तो वो ग्रेजुअली आइडिया के अंदर गुडनेस पर चलता चला जाता है, और मोस्ट पावरफुल आइडिया या मोस्ट सुप्रीम डिग्री ऑफ गुडनेस को वो कहता है कि आइडिया ऑफ नॉलेज। आइडिया ऑफ नॉलेज है या आइडिया ऑफ ट्रुथ है, इज द सुप्रीम गोल ऑफ द आइडिया। आइडिया की वर्ल्ड के अंदर अगर आप उस हायरार्की के अंदर आप गुडनेस को हासिल करते चले जाएं, तो अल्टीमेटली आप ट्रुथ और नॉलेज को जब आप टच करते हैं तो यू आर ऑन द मोस्ट पावरफुल आइडिया, मोस्ट सुप्रीम डिग्री के ऊपर आप आ जाते हैं। ओनली कहते हैं वो जो आपको एब्सोल्यूट आइडिया मिलता है गुडनेस का, वो मिल जाता है। तो जितने भी अगर आप क्रिएचर्स हैं, कंटेंट्स हैं ऑल ओवर द यूनिवर्स, जितने भी कॉम्प्रीहेंड्स हैं, उनका जो परफेक्ट आइडिया है वो असल में वो कहता है कि वो ट्रुथ और नॉलेज है। और ट्रुथ और नॉलेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेटो कहता है रेशनैलिटी और रीजन से डेवलप होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस से डेवलप होता है। और ये टाइमलेस है, ये स्पेसलेस है, ये इनवेरिएबल है, ये इमोर्टेबल है, मोरालिटी नहीं है, इमोरटल। और इसके अलावा ये रियलिटी है, एब्सोल्यूट रियलिटी है। तो इस तरह से प्लेटो जो है फॉर्म और आइडिया के कॉन्सेप्ट को प्लेटो जो है मुख्तलिफ आगे जाकर पैरेलल से अपने पैरेबल से और पैरेबल ऑफ केव से केव से समझाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। वो बताता है कि कोई भी शख्स जो है वो एक गार में है और जंजीरों से बंधा हुआ है, एक गार में है और जंजीरों से बंधा हुआ है, और वो इस तरह से बंधा हुआ है कि वो सिर्फ गार का एक सिरा ही देख सकता है, नहीं जहाँ पे पूरा जिस्म उसका बंधा हुआ है, सिर्फ चेहरा उसका है ऐसा कि वो सामने की एक दीवार देख सकता है, और उसके पीछे जो है एक आग का अलाव चल रहा है। तो आग की वजह से उस शख्स को उस दीवार के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के साए दिखाई दे रहे हैं। वो कई कई चीज़ें देखता है, वो देखता है कभी मुख्तलिफ लोगों की शक्लें नज़र आ रही हैं, कुछ लोग जो है गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ लोग जो है साइलेंट हैं, कुछ जो है जानवर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के उसको शेड्स नज़र आ रहे हैं जो उसकी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं। अब वो सब के सब साए हैं जो उसके सामने, क्योंकि वो आग की रोशनी की वजह से उसके इर्द गिर्द बन रहे हैं। वो शख्स साए देखकर अपना ओपिनियन दे रहा है, वो हकीकत से वाकिफ नहीं है। प्लूटो ये कह रहा है, वो कह रहा है वो असल में क्यों हकीकत से वाकिफ नहीं है। अब यहाँ वो जो केव का या गार का जो कॉन्सेप्ट दे रहा है, प्लूटो कह रहा है कि ये केव जो है वो तुम्हारा जिस्म है, और वो जो चेन है, जो जंजीरें बंधी हुई हैं, वो असल में वो तुम्हारे सेंसेस हैं, जिससे तुम समझ लो, सेंसरी ऑर्गन समझ लो, आंख, नाक, मुंह, जबान, यानी जैसे सेंसेस या परसेप्शन की जो एलिमेंट्स हैं या बॉडी के जो हिस्से हैं, उनसे जिनसे आप समझ रहे हैं कि आपको सारी नॉलेज मिल रही है। तो कह रहा है कि चेन इज द सेंसेस, गार इज द बॉडी। तो असल जो नॉलेज है वो जब ही मिलेगी जब वो चेन टूट जाएगी, और उस चेन को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि जब आप परसेप्शन को तोड़ देंगे, जब आप परसेप्शन को तोड़ेंगे, तो जो आप इमेज देख रहे हैं वो अपीयरेंस है, दिस इज अ फॉल्स इमेज, दिस इज अ फेक कॉन्शियसनेस। वो कह रहा है इसके लिए आपको सेंसेस को तोड़ना पड़ेगा। अगर आप सेंसेस को तोड़ देंगे और तोड़कर उन इमेजेस को अब वहां देखने के बजाय, उस आग की रोशनी में देखने के बजाय असल इमेजेस को देखेंगे, तो आपको असल हकीकत का, रियलिटी का पता चलेगा, यानी आपको आइडियाज का पता चलेगा। यहां प्लूटो एक स्टेप आगे जाता और कहता है कि होता भी यही है कि जब कभी भी इस तरह की जो एक फिलोसफिकल डिस्कशन है, इसके अंदर जब कोई शख्स उन जंजीरों को तोड़ने के लायक हो जाता है, तो फिर उस पर लाजिम हो जाता है कि वो अपने फेलोज को भी उस कैद से आज़ादी दिलाए और उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखाए। ऐसे शख्स को प्लूटो ने फिर फिलोसफर
किंग कहा। उसने कहा कि जो प्लूटो की जो यूटोपिक स्टेट है, यानी जो जो आला तरीन स्टेट है जिसकी वो जिक्र करता है यूटोपिया की, उसमें वो कहता है कि ऐसे शख्स को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, ऐसे शख्स को कौमों का लीडर बनना चाहिए। इसीलिए उनके पास से जो कॉन्सेप्ट मिलता है ना कि फिलोसफर किंग होना चाहिए, फिलोसफर को कौमों की रहनुमाई करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। अच्छा, ये तो केव वाली बात थी प्लूटो की। बिल्कुल ऐसे ही उस यानी ये पैराबल जो उसने समझाया था, उसने एक और एनोलॉजी ऑफ विजन का कॉन्सेप्ट भी दिया था। एनोलॉजी विजन के अंदर उसने ये बताने की कोशिश की थी कि इंसान की जो रूह है वो असल में, या सोल जो है वो फिक्स है। और उसके बाद उसने एक सूरज का कॉन्सेप्ट दिया था। उसने कहा था कि बिहाइंड हिम, जो इंसानों के पीछे एक सूरज है जो एक क्लियर सनशाइन दे रहा है। बेसिकली रूह जो है वो फिक्स है, उसका कोई रोल नहीं है। उससे डेवलप होने वाली विजन का ताल्लुक सरासर सूरज से है। ये सन है जो रीजन ऑफ विजडम है। रूह जो है को कंफ्यूजन के स्टेट से निकाल कर वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में लाने का रोल सन का है, सूरज का है। तो सूरज सोर्स ऑफ विजडम है। यूं वो एक बात करता है विजन के हवाले से, या यूं वो बात करता है एक और नए अंदाज से कि असल में एनोलॉजी ऑफ विजन क्या चीज़ है। उसका ताल्लुक आंख से नहीं है, आंख इज मोर लाइक अ सोल जो फिक्स है, बल्कि इसका ताल्लुक सन से है। वही है जो विजडम देगा, वही है जो विजन देगा, और वही जो है क्लैरिटी में लेकर आएगा, वही है जो कन्फ्यूजन को दूर करेगा। प्लूटो असल में जो नॉलेज का कॉन्सेप्ट दे रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि असल हकीकत जो है वो रियलिटी में है। वो परसेप्शन में नहीं है, वो फॉर्म में नहीं है, वो अपीयरेंस में नहीं है, वो असल में एसेंस में है। और वो बियॉन्ड द परसेप्शन है, वो बियॉन्ड द पर्टिकुलर है, वो इनटू द यूनिवर्सल है बट बियॉन्ड द पर्टिकुलर है। वो ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ, यानी नॉलेज की जब वो बात करता है वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के ज़रिए से जो भी यूनिवर्सल जो भी आइडियाज़ हैं उनकी कॉम्प्रिहेंशन के ज़रिए से ही आप असल हकीकत तक पहुंच सकते हैं। यानी जो भी स्कैटर्ड पर्टिकुलर्स हैं, जो भी स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है, उससे जो कॉन्सेप्ट फॉर्म हो रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट को क्लासीफाई करके, उन कॉन्सेप्ट को रिलेट करके, उन कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके, उन कॉन्सेप्ट को कंपेयर करके, उन कॉन्सेप्ट को डिवाइड करके, उन कॉन्सेप्ट को सिंथेसाइज करके, उन कॉन्सेप्ट को एनालाइज करके ही, रीजनिंग और रेशनैलिटी के जरिए से ही, थ्रू द इंटेलिजेंस ही आप रियलिटी को जान सकते हैं। ये है प्लूटो का कॉन्सेप्ट। प्लूटो जो है वो किस तरह से बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे एक मेटाफिजिकल और एक रैशनल दोनों चीज़ें आपस में मिलकर आपको एक लेवल पर जाकर आपको रियलिटी का पता देती है। तो यूं एक आपको साफ रूम नजर आ रहा है कि किस तरह से क्रिश्चियनिटी को मेटाफिजिकल रूम मिल गया और उसने उस फिलॉसफी को वहां पर अकोमोडेट कर लिया और उस गुडनेस के कॉन्सेप्ट को मोनोथिसिज्म से मिला दिया और यूं क्रिश्चियनिटी ने उसको यूटिलाइज कर लिया। तो ये एक तस्वुर है जो प्लूटनाइज हुआ, न्यू प्लूटनिज्म के फॉर्म में बाद में आया। तो अब हम यूं करते हैं कि इसको यहीं रोक लेते हैं मेरा ख्याल इस गुफ्तगू को, और फिर हम अगले लेक्चर में आते हैं और फिर ज़रा अरिस्टोटल की बात करते हैं कि किस तरह से अरिस्टोटल ने प्लूटो पर तनकीद किया, अफलातून पर तनकीद किया और कहा कि साहब कायनाती तस्वुर को ज़मीनी लेवल पर ले आइए। और फिर हम तो उन्होंने खासी इसके ऊपर बहस की है। तो अब यहाँ तक रखते हैं आज और फिर हाजिर होते हैं बाद में। ओके,